हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज़ एंड वर्क के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ है, उसके क्या काम हैं, वो मिनिस्ट्रीज़ किस किस डिपार्टमेंट को हैंडल करती है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हम एक ब्रह्मांड में हैं जहाँ पे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से एक हमारी प्यारी सी धरती है, जिसमें एक हमारा प्यारा सा देश है जिसे भारत कहते हैं। ठीक है, तो उस भारत में लगभग 140 करोड़ की आबादी है। उन 140 करोड़ की आबादी में से हम वोट के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो वोट के माध्यम से जो संसद भवन में जा कर के हमारे लिए रूल नियम बनाता है, ताकि हमारा जीवन है जो सुचारू रूप से चल सके। लॉ एंड ऑर्डर को बनाता है, कानून व्यवस्था को बनाता है, ताकि सुरक्षा बनी रहे हमारे देश में। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए वो व्यक्ति अकेला देश को नहीं चला सकता, तो उसने अलग अलग करके एक विभाग बना दिया है। ऐसे करके गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ऐसे करके बहुत सारे मंत्रालय बना गया। अब उस मंत्रालय के अंदर कौन कौन से विभाग उसके अंदर आते हैं, वो क्या क्या वो देखता है, क्या क्या काम करता है, तो ये सारी वीडियो जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला मंत्रालय। सबसे पहले मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जितने भी डिफेंस से रिलेटेड होते हैं वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल डिफेंस, आर्म फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटीज, डिफेंस प्रोडक्शन, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती हैं, इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस और डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में आपको नहीं पता, तो डीआरडीओ बेसिकली है डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च होते हैं वो यहीं पे होते हैं, डीआरडीओ में होते हैं। ये डिफेंस की संस्था है जो मिसाइल्स और बाकी सब की रिसर्च यहाँ पे होती है। अगला मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें क्या होता है, ये जितने भी लॉ होते हैं, सिक्योरिटी होता है, ऑर्डर होता है, चाहे कहीं प्राकृतिक आपदा आई रहती है या फिर पुलिस को कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, जो जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एनआईए है, पुलिस सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें जो जिसके अंडर आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं गृह मंत्रालय। ठीक है, मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटीज़, लॉज एंड ऑर्डर्स, डिजास्टर रिस्पांस, पुलिस रिफॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। जो कंट्री करती है पार्लियामेंट्री फोर्सेस, आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए नेशनल इंफॉर्मेटिव एजेंसी होती है, फिर पुलिस सर्विस, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। तो अगला मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जितने भी सड़क में आप देखें, चाहे वो गांव से हो जाए या फिर शहरों में हो, जितने हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेस वे, जिस पे हम सामान ले जाते हैं। अब बड़े सामान को ले जाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट से, एक ज़िले से दूसरे ज़िले या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए अगर लंबी दूरी है तो फिर हम ट्रेनों की मदद लेंगे। लेकिन अगर उसी सामान को हमें गाँव तक पहुँचाना है, छोटे छोटे कस्बों तक पहुँचाना है, तो वहाँ पर हम ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। तो वो ट्रक ले जाने के लिए हमें रोड की ज़रूरत पड़ती है, हाईवे की, एक्सप्रेसवे की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी के माध्यम से जो डेवलपमेंट होता है रोड ट्रांसपोर्ट का, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ करती है। डेवलप एंड मेंटेन नेशनल हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज एंड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, तो इन सभी को लेकर के ये मतलब इनके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। कीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक। जब एक सामान दूसरे जगह जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक, तो क्या होता है कि सामान दूसरे जगह, तो लोगों की वहाँ की नीड पूरी होती है। नीड पूरी तो लोग उसे खरीदते हैं, अपने पैसे से खरीदते हैं, जिससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उस गांव का भी, साथ साथ अन्य लोगों का भी ग्रोथ होता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का एक की भी माना जाता है इसे, रोड को। ठीक है, अगला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, जिसमें क्या होता है, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, वैकेंसी या मेडिकल एजुकेशन तक, ये इसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। हेल्थ केयर पॉलिसी, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ होता है, चाहे हॉस्पिटल को कैसे मेंटेन करना है, उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ होगी, कैसे हॉस्पिटल चलेगा, तो इन सभी को, चाहे वैक्सीन्स, जो नई नई वैक्सीन्स आती हैं, जैसे अभी हाल ही में कैंसर की एक वैक्सीन्स आई हैं, जो फिर उससे पहले जो कोविड के टाइम एक वैक्सीन्स आई थी, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। और ये कौन, जैसे एम्स हो गया, सीजीएस हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, इन सभी को
मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ ये रन करती हैं, ठीक है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तब इसमें क्या होता है कि जितने भी केमिकल रिलेटेड होते हैं, चाहे आप फर्टिलाइज़र बना रहे हो तो भी हमें केमिकल की ज़रूरत पड़े, चाहे यूरिया बना रहे हो, पोटास बना रहे हो, ये सब बना रहे हो तो उसमें केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। और हमारी दवाइयाँ भी केमिकल से ही बनती हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल जो केमिकल्स होती हैं तो इन सभी से बनती है। चाहे इंडस्ट्री में अगर आप केमिकल यूज़ कर रहे हो, जैसे बैटरी का हो गया, वहाँ पे केमिकल, या फिर ऑटोमोबाइल्स की आपकी कंपनी है तो आप वहाँ पे केमिकल का यूज़ करते हो, तो ये सारा जितने भी केमिकल्स हम बाहर से मंगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो इन सब का देख रेख कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र करता है। इसके लिए फर्टिलाइज़र और केमिकल को एक साथ इसलिए गया क्योंकि फर्टिलाइज़र भी केमिकल में ही मतलब उसे यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से इन दोनों को एक साथ रखा गया है। क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मा सेक्टर, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंडर आती हैं। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे फार्मर्स से होती है, तो वो सभी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती हैं। या फार्मर्स से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आती है, जिसमें सपोर्ट फार्मर्स विथ पॉलिसीज़, जो नई नई पॉलिसीज़ बनाई जाती है एग्रीकल्चर को लेके, चाहे एमएसपी हो गया, चाहे सब्सिडीज़ हो गया, या फिर जो पीएम किसान जो नई स्कीम आई है किसानों के लिए, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन सभी को पॉलिसीज़ बनाती है और फिर एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए ये सब देखती है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वर्किंग ऑन विलेज डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा एंड हाउसिंग। ये क्या होता है? जितने भी गांव हैं उनको डेवलप करने के लिए ये मिनिस्ट्री बनाई गई है। बेसिकली जैसे गांव में क्या होता है कि अब जब तक गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी तो उस गांव का विकास नहीं होगा, उतना विकास नहीं हो पाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, अलग अलग स्कीम लाती है। जैसे एक सबसे बहुत पुराना स्कीम है अपना मनरेगा। मनरेगा क्या था? गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे काम लोगों से कराया जाता है और उनको उनका वेतन दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का एक माध्यम बन जाता है, ठीक है, जिससे कि लोग काम करते हैं, उनके पास उनका खर्चा आता है। तो ये सारी चीज़, इससे क्या होता है पॉवर्टी में कमी आएगी, मतलब गरीबी में कमी आएगी। लोग काम करेंगे, लोग काम करके जो पैसे कमाते हैं तो पैसे जो उनके पास आता है उससे क्या होता है कि वो अपने ज़रूरत की सामान को खरीदते हैं। ज़रूरत के सामान खरीदेंगे तो इससे क्या होगा कि उनका भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ देश का भी ग्रोथ होगा। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, जितने भी यूनियन बजट्स होते हैं, जो भी बजट आते हैं, हर साल के लास्ट में एक बार बजट लाया जाता है कि कितना खर्चा हुआ है, मतलब जो बजट पास हुआ है उसमें हमारे पूरे एक साल में कितना खर्चा हुआ है, किस सेक्टर में कितना खर्चा हुआ है, और जो अगले साल आने वाला रहता है उसका भी बजट पास किया जाता है कि इस साल में इस मिनिस्ट्री को, इस डिपार्टमेंट को इतने पैसे हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। साथ में टैक्सेशन भी आता है, जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है प्रोडक्ट पे, कंपनीज पे, या फिर किसी भी सैलरीज पे, तो वो सभी टैक्सेशन इसी के अंदर आता है। बैंकिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सभी चीज़, पब्लिक एक्सपेंडिचर और इन्फ्लेमेशन, जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव आता है प्राइस को लेकर के, चाहे महंगाई दर बढ़ती है घटती है, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, एसबीआई, सीबीडीटी, इन सभी को भी वो कंट्रोल्स करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आते हैं, ठीक है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी इंडिया में कंपनीज है, चाहे बाहर से आ रही हैं या फिर इंडिया में हम खुद की अपनी कंपनीज खोल रहे हैं, चाहे स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उन सभी कंपनीज को देखने के लिए कोई एक मंत्रालय तो होना चाहिए जो उनकी रूल रेगुलेशन लाए। कोई कंपनी अपनी मनमानी ना करे, वो गवर्नमेंट के बनाए हुए नियमों पे चले। तो इस चीज़ को लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बनाया गया, जिसमें क्या होता है रेगुलेट कंपनीज रजिस्ट्रेशन, कंपनीज की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, कंप्लायंस होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। तो ये सारी चीज़ इसमें होती है। कंपनीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 रूल लाया, जो कि कंपनीज़ के लिए है, जिसमें उन्हें कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ जितने भी बाहर के मतलब इंडिया से बाहर के जितने भी कोई टॉपिक रिलेटेड इशू होते हैं या कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसे मैनेज करती है। इसमें चाहे विदेश से रिलेटेड कुछ चीज़ हो, चाहे डिप्लोमेसी का होता है,
कंसल्टेट्स का होता है या यूएन मैटर कुछ भी होता है, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसे हैंडल करती है। साथ ही साथ इसका काम है कि इंडिया को ये विश्व मतलब ग्लोबल लेवल पे इसे रिप्रेजेंट करती है, इंडिया को भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पीछे क्या था, रूरल अफेयर्स, इसमें क्या है, अर्बन अफेयर्स। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जैसे जो सिटीज़ हैं उसको स्मार्ट सिटीज़ और बेहतर बनाने के लिए, उसे और डेवलपमेंट करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इसमें क्या होता है कि अर्बन डेवलपमेंट, मैनेज अर्बन डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज़ को और स्मार्ट, मतलब जैसे स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि जो सिटीज़ है वो साफ़ सुथरा रहे, हर जगह फुल सिक्योरिटीज़ रहे, प्रॉपर कहीं ट्रैफिक ना लगे, प्रॉपर कैमराज हो, ट्रैफिक लाइट प्रॉपर काम करती रहे, स्मार्ट सिटीज़। तो इन सभी चीज़ों को हम बनाएं, जो कि मतलब स्मार्ट मतलब ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें हो, AI बेस्ड हो। तो ऐसे मेट्रो रेल्स, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, सड़कों पे अब सब लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर निकलेंगे तो क्या होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे पोल्यूशन का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर सभी लोग को एक मतलब प्रॉपर एक रेल्स के डेवलपमेंट, ये सारी हाउसिंग स्कीम, तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, चाहे ट्रांसमिशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, मतलब बिजली पैदा करने से लेके उसे पूरे घर घर तक पहुंचाने तक जितना भी काम होता है वो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिजली का उत्पादन, ट्रांसमिशन, उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, साथ ही साथ उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, एक जगह से दूसरे जगह मतलब घर घर तक उसे पहुँचाना, ये सारा काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखती है। साथ ही साथ ये प्रमोट करती है रिन्यूएबल पावर इंटीग्रेशन, मतलब कि हमें बिना पोल्यूशन किए हमें बिजली को कैसे पैदा कर सकते हैं। जैसे एक अपना है रिन्यूएबल एनर्जी में, आपका डैम को देख लो, डैम के पास हम हाइड्रो पावर जनरेटर लगा देते जो कि बिजली पैदा करता है। साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट ने नई स्कीम लाई है सूर्योदय योजना, जिसमें रूफ टॉप पे हम सोलर पैनल लगा के बिजली पैदा करते हैं, जिससे हम घरों में उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी ये कभी ख़त्म नहीं होती और साथ ही इसमें पोल्यूशन नहीं होता। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसे भी प्रमोट करती है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ क्या है, जो बड़े बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करती है, जैसे जो स्टील का प्रोडक्शन करती है, PSU हो गया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी का हो गया, या जैसे कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये क्या करती है, हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं। साथ ही साथ ये भेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जितने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का है वहाँ बड़े जैसे बड़े बड़े जो आपके डायनेमो लगे रहते हैं जो बिजली पैदा करते हैं, तो ये सब बड़ी इसके इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, जो हैवी जो मास प्रोडक्शन करती है तो इसके अंदर आते हैं। साथ ही साथ इनकरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये मिनिस्ट्री भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करती है, इनकरेज करती है, जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो, मतलब और हमें प्रकृति को भी बचाना है, तो हमें हर एक चीज़ को लेके चलना है। तो इसलिए हर गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से पोल्यूशन को कम करने के लिए नई नई स्कीम्स ला रही हैं, ठीक है। तो इसमें भी हैवी इंडस्ट्रीज़ ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, ज़्यादा इनकरेज कर रही हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करें। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ओवरसी स्टील प्रोडक्शन एंड पॉलिसीज़। जितने भी स्टील प्रोडक्शन होते हैं तो उन सभी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील देखती है। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कंस्ट्रक्शन में हम जो भी स्टील्स यूज़ करते हैं, जो डिज़ाइनिंग को लेकर के या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है, ठीक है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ क्या है, हैंडल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड एग्रीमेंट इंडस्ट्रियल जोन, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के आती है। जितने भी सामान हम इंडिया से बाहर भेजते हैं या बाहर से हम अंदर लाते हैं, या जो भी हम कोई ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं किसी देश के साथ, किसी स्टेट के साथ, तो वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। रन मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट नई स्कीम लाई है मेक इन इंडिया, कि जो हम अपने देश में ही स्वदेशी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, तो वो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मतलब कि अपने मतलब अपना कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इन सभी स्कीम को भी एक मिनिस्ट्री प्रमोट करती है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल कॉलेज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करती है कि जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज एजुकेशन से या स्किल डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाती है। चाहे स्कूल के सिलेबस क्या क्या होंगे, बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उन्हें कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सिखाई जाएगी, तो वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाती है। साथ ही साथ कॉलेज में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सा एजुकेशन किस ईयर के बच्चों तक के लिए एलिजिबल है, तो ये सारी चीज़ें, उनके सिलेबस कैसे होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स उनको पढ़ाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट भी उनको सिखाया जाता है कि उन्हें जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल इंडिया के थ्रू उन्हें वो स्किल सिखाती है। ठीक है। इम्प्लीमेंट NAP 2020, मतलब कि साथ ही साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है गवर्नमेंट ने 2020 में, उसको भी इन सभी रूल्स में इम्प्लीमेंट करते हैं साथ में। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मतलब MSME, सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप एंड रूरल इंडस्ट्रीज। ठीक है। ड्राइव एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन। ये मिनिस्ट्री क्या करती है, अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, आप स्टार्ट करने वाले हो, चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हो या आप उसे और बड़े लेवल पे उसे इंडस्ट्री सेटअप करने जाते हो, तो ये मिनिस्ट्री क्या करती है, इन सब की सबको सपोर्ट करती है। इसमें आपको फंड देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है अपनी तरफ से, ताकि आप बिजनेस स्टार्ट करो, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, आप इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करो। तो ये सारी चीज़ें जो भी है MSME इसे प्रोवाइड करती है। इससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता है, साथ ही साथ जॉब की, मतलब जॉब की जो नीड है वो पूरी होती है। अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, आप एक इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, वहाँ पे हज़ारों लगभग अलग अलग लोगों को आप जॉब दे सकते हो। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है। तो MSME ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इस चीज़ को सपोर्ट करती है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्ट्रेंथेज ग्रास रूट गवर्नेंस इन विलेज, वर्किंग ऑन डिजिटल पंचायत एंड लोकल प्लानिंग। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज क्या होता है कि हर एक गांव में एक पंचायत होता है। वो क्या करती है कि वो ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट के जितने जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो गांव में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो लोगों को बताते हैं। गवर्नमेंट की जो भी नई स्कीम्स आती हैं, कुछ भी आते हैं, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू जो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो विलेज में लागू करते हैं। और क्या होता है, वहाँ पे डिजिटल पंचायत और लोकल प्लानिंग ये सभी इसके अंडर आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जितने भी दूध उत्पाद हो गए, मच्छी पालन हो गए, पोल्ट्री हो गया, एनिमल बेस्ड इनकम जो भी होता है, ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आता है। क्रिटिकल फॉर रूरल इकोनॉमी एंड न्यूट्रिशन। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये मिनिस्ट्री क्या करती है, जितने भी बंदरगाह हैं, चाहे जहाज हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं जो भी, या वाटरवेज जो पानी वाले जहाज़ों का जो रास्ता है, किधर से जहाज आती क्या जाती है, हर एक चीज़ का जो भी होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज इसको देखती है। जो भी समुद्र में हम व्यापार करते हैं, सी ट्रेड हो गया, इनलेट वाटरवेज हो गया, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन हो गया, बंदरगाहों का और मॉडर्नाइजेशन करना, तो ये सारा चीज़ें जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के अंदर आता है। और ये सागरमाला प्रोजेक्ट, इसे मतलब ये सारी चीज़ें सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू चलता है। ठीक है। अगली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें क्या होता है, अपलिफ्ट SC ST OBC सीनियर सिटीजन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, इंश्योर सोशल इक्विटी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट क्या होता है कि अपलिफ्ट जो SC ST हैं, चाहे OBC हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स हैं और पर्सन है, ये इन लोगों का ध्यान रखती है, इन लोगों को ध्यान रखती है। और ये भी ध्यान रखती है कि जो सामाजिक समानता है, जैसे हर एक कैटेगरी को जिस तरह का सुविधा मिल रहा है वैसी सुविधा इन लोगों को भी मिले। ठीक है। तो ये सारा जो भी है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर आता है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मतलब क्या होता है, जितने भी एयरलाइंस है, चाहे जो भी हो एयरलाइंस है, वो सभी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। मैनेजिंग एयरलाइंस, एयर ट्रैफिक, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट से लेके रूल रेगुलेशन, जितने एयर ट्रैफिक के एयरलाइंस है, हर एक चीज़ को मैनेज जो करता है वो सिविल एविएशन के अंदर आता है। और ये किसके थ्रू, उड़ान स्कीम फॉर रीजनल कनेक्टिविटी।
उड़ान इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक उड़ान स्कीम लाया था, जो कि हर एक चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी, मतलब हर एक क्षेत्र को हवाई जहाज उड़ान स्कीम जो है उस हर एक क्षेत्र को हवाई जहाज़ के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए उड़ान स्कीम लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है। अगला है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योर फूड सिक्योरिटी, राशन डिलीवरी एंड प्राइस कंट्रोल। जो भी फूड सिक्योरिटी होता है, चाहे फिर जो राशन सबको बांटा जाता है, या प्राइस कंट्रोल होता है, वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। साथ ही साथ मैनेज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो FCI होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो हर एक चीज़ की क्वालिटी का जांच करता है, और जो जितने भी फूड से रिलेटेड चीज़ें होती है वो जो मैनेज करता है वो FCI करता है। तो ये सभी चीज़ें इसी के अंदर आती है, इस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें क्या होता है, प्रमोट सोलर, विंड, हाइड्रो एंड बायो एनर्जी। ये जो मंत्रालय है ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है, जैसे सोलर पैनल हो गया, सोलर विंड हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, या बायो एनर्जी हो गया। तो इन सभी को जो ये मिनिस्ट्री ये प्रमोट करती है और ये देख रेख करती है। रन्स नेशनल सोलर मिशन, जो राष्ट्रीय सोलर मिशन है ये उसको इसके माध्यम से इन सभी चीज़ों को रन्स करती है और प्रमोट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इंश्योर डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन लोगों के डेवलपमेंट के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, और उनके जो कम्युनिटीज़ हैं उन लोगों के अधिकार के बारे में ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनका ध्यान रखती है। साथ ही साथ प्रोटेक्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल कल्चर, जो ट्राइबल कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, और हर एक चीज़ों को उनका ध्यान रखना, शिक्षा से लेकर विकास तक, मतलब डेवलपमेंट तक लेकर के हर एक चीज़ का जो ध्यान रखती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सपोर्ट हैंडलूम्स, गारमेंट्स एक्सपोर्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बूस्ट रन। जितने भी कपड़ों से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी होता है, चाहे एक्सपोर्ट करना, चाहे इंपोर्ट करना, या फिर जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हर एक चीज़ का होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। और जो भी रूल रेगुलेशन होता है वो यही मिनिस्ट्रीज़ बनाती है टेक्सटाइल से रिलेटेड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मैनेज ट्रेन सर्विस, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशंस एंड फ्राइट, मॉडर्नाइजेशन थ्रू बुलेट ट्रेन, AI एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। रेलवे की जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे रेलवे ट्रेन सर्विस हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टेशनों का डेवलपमेंट हो, या जो भी हो, मतलब वो सारी चीज़ें रेलवे के अंदर आती हैं। अभी जो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, जिसका रूट तैयार हो गया लगभग, और शुरू भी होने वाला है जल्दी, तो वो सारी चीज़ें वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर आती है। और AI के माध्यम से हम ट्रेनों में और कितना सुधार कर सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर आती हैं। रेलवे सुरक्षा के लिए उसमें जो नए मॉडिफिकेशन कर रहा है, जैसे भारत का अपना बनाया हुआ एक कवच है जो ट्रेन को सुरक्षा के लिए उसमें बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं, जो भी जितने इसको सुधारा जा रहा है हर एक चीज़ को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें रेलवेज़ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेगुलेट TV, फिल्म्स, रेडियो, प्रेस एंड डिजिटल मीडियाज़। जितने भी आप टेलीविज़न देखते हैं उस पर प्रोग्राम जो भी आता है, फिल्म्स होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री होती है, रेडियो होता है, प्रेस होता है, डिजिटल मीडिया जो होती है, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग चीज़ें वाली होती हैं वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। कंट्रोल दूरदर्शन तो आप जानते हो कि बहुत पुराना TV चैनल्स है, और एयर, ऑल इंडिया रेडियो और प्रेस इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है तो वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जिसे हम METI कहते हैं, प्रमोट डिजिटल इंडिया, साइबर सिक्योरिटी एंड IT इंडस्ट्रीज़। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं इंडिया में, चाहे साइबर सिक्योरिटी से लेकर के IT इंडस्ट्रीज़ को तक, हर एक चीज़
इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के आईटी तक, मतलब हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर एक चीज़ वो आती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है। मैनेज आधार, यूपीआई एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी आधार कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये सब आईटी फील्ड के हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के हैं, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ही से मैनेज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो भी हम बातचीत करते हैं, जो भी डेटा यहाँ से वहाँ जाता है, हर एक चीज़, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। गवर्न टेलीकॉम कंपनीज, 5G इंटरनेट एक्सेस, इंडिया में 5G आ गया है, तो वो सारी चीज़ें जितने भी कम्युनिकेशन का माध्यम, चाहे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, चाहे ऑडियो कॉल कर रहे हैं, चाहे मतलब बात करने का जो भी माध्यम है, वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। कंट्रोल BSNL को आप जानते हैं, भारत संचार नेटवर्क लिमिटेड, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। ट्राई हो गया, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम हो गया, तो हर एक चीज़ जितने भी आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड देख लीजिए, वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। आपके फ़ोन से बात करने लेके मैसेज और वीडियो, हर एक चीज़ को, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो क्या करती है, एक्सीलेंट इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन नॉर्थ ईस्ट, जो आर्थिक रूप से और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को वो उधर प्रमोट करती है या उधर हेल्प करती है उस चीज़ को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को डेवलप करने के लिए। स्पेशली फोकस ऑन आसाम, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आसाम पे, नागालैंड, मेघालय, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड से हमें बहुत सारे सामान पूरे इंडिया में सप्लाई होते हैं। आसाम की चाय आती है, तो ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें हमें, तो उधर भी हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन एक अलग से मिनिस्ट्री बनाएंगे जो केवल नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान देगा, उधर के डेवलपमेंट को ध्यान देगा। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, हर एक का मिनिस्ट्री, तो एक इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट सभी, तो एक मिनिस्ट्री होना चाहिए जो इन सभी चीज़ को देखे, तो उसी लिए एक बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स रेगुलेशन लाता है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एड्रेस क्लाइमेट चेंजेज, जलवायु में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है, तो इन सारी चीज़ों को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देखती है। इम्प्लीमेंट फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, जितने भी फॉरेस्ट एक्ट होता है, चाहे वाइल्ड लाइफ एक्ट होता है, तो इन सारी चीज़ों को, जानवरों के लिए जो रूल्स रेगुलेशन निकालते हैं, चाहे फॉरेस्ट के लिए, तो वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये निकालती है। ये बेसिकली सब इसके अंडर आता है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, प्रमोट हेरिटेज, मोनूमेंट्स, म्यूजियम, कल्चर इंस्टीट्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो भी हमारे हेरिटेज हैं, मोनूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, कल्चर हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो इन सभी को हमारे सांस्कृतिक को, मतलब सांस्कृतिक जो हमारे धरोहर हैं हमारे, तो उन सभी चीज़ को ये प्रमोट करती है। उन्हें एज अ म्यूज़ियम में रख के हम जिसे हम देखते हैं म्यूज़ियम में, वो रखे हुए हमारे पुराने धरोहरों को देखते हैं, वो हमारे सांस्कृतिक चीज़ों को देखते हैं, तो इन सभी चीज़ों को जो भी देख रेख करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करता है। सपोर्ट आर्टिस्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल, जो भी सांस्कृतिक हमारे त्यौहार होते हैं, कलाएं होती हैं, तो उन सभी चीज़ों को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मैनेज करता है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म मतलब आप समझ ही रहे हैं, इनकरेज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। टूरिज्म मतलब जैसे हम बाहर घूमने जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देखता है। इनकरेज डोमेस्टिक, या डोमेस्टिक मतलब आप अपने देश में घूम रहे हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कहीं बाहर जा रहे हो घूमने, लद्दाख जा रहे हो घूमने, अंडमान निकोबार घूमने जा रहे हो, या फिर आप लेह और लद्दाख में जा रहे हो घूमने, तो आप कहीं भी जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें टूरिज्म का वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देखता है। रन इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन जो चलाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देख रही है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फोकस ऑन वुमेन सेफ्टी, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड वेलफेयर। रन ICDS, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है कि जितने भी वुमेन्स की सेफ्टी को लेकर के, उनके खान पान से न्यूट्रिशन, हर एक चीज़, और चाइल्ड वेलफेयर, मतलब जितने भी है इन सब से रिलेटेड, सेफ्टी से लेके, खाने से लेकर के और उनके वेलफेयर तक, हर एक चीज़ को जो
जो भी होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, और ये मिनिस्ट्री इन सभी चीज़ों को प्रमोट करती है और इनको बढ़ावा देती है ताकि अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देश में लागू किया जा सके। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोऑर्डिनेट्स लोकसभा, राज्यसभा एंड मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन सेशन, बिल्स एंड कमेटी वर्क। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स में क्या होता है, जो भी लोकसभा, राज्यसभा और मिनिस्ट्रीज के बीच जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करती है, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज जो भी सेशंस होते हैं, मतलब 3 सेशन चलते हैं ना, समर सेशन, विंटर सेशन, तो ये जैसे सेशन चलते हैं तो इन सेशन का जो भी व्यवस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स करती है। जो भी बिल पास होते हैं वो सारी चीज़ें, कमेटी वर्क A to Z जितने भी होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और मिनिस्ट्रीज के, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अपलिफ्ट रिलीजन माइनॉरिटीज थ्रू स्कॉलरशिप एंड वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में क्या होता है, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है उनके लिए उनको सुविधाएं प्रोवाइड करना, स्कॉलरशिप के थ्रू, वेलफेयर स्कीम के थ्रू, जैसे कि वर्क्स फॉर मुस्लिम, सिख, जैन etc। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, जो जैन कम्युनिटी है, उनके वेलफेयर्स के लिए अलग अलग स्कीम्स और बाकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन सभी चीज़ों को हैंडल करती है और उनके लिए प्रोवाइड कराती है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इंश्योर फ्यूल सप्लाई, जितने भी फ्यूल सप्लाई होते हैं, ऑयल प्राइसेस, तेलों के दाम में घटना बढ़ना है, LPG डिस्ट्रीब्यूशन, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जिसे LPG कहते हैं, ये सारी चीज़ों को जो देख रेख करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस करता है। ओवरसीज जैसे ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये सारी चीज़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है और इन सभी चीज़ों को वो मैनेज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्ट वर्कर राइट्स, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड सोशल सिक्योरिटीज़। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट मतलब आप समझ रहे हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं, काम करते हैं, चाहे होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होती है, जो जॉब को लेकर पॉलिसीज़ बनाई जाती है, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, तो इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रख के इस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को बनाया गया है, जो EPFO, ESIC एंड लेबर कोड्स, इन सभी चीज़ों इसके अंडर आते हैं और ये इनको रन कराते हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, डेवलपमेंट स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूथ टैलेंट्स, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, उन्हें सपोर्ट करती है, और जो भी यूथ के अंदर जो टैलेंट्स हैं उन्हें आगे लाने में मदद करती है। ट्रेन्स एथलीट्स फॉर द ओलंपिक एंड नेशनल गेम, और साथ ही साथ ये उस जो यूथ हैं उनके अंदर जो मतलब जो उनका टैलेंट है उनके अकॉर्डिंग ये मिनिस्ट्री उन्हें ट्रेन करती है और उन्हें बड़े बड़े मंच पे जाके पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। जैसे ये एथलीट्स को वो ट्रेन करती है, ओलंपिक्स और नेशनल गेम्स जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का इन्हें मौका मिलता है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, हैंडल कोल माइनिंग, सप्लाई टू पावर एंड स्टील प्लांट। मिनिस्ट्री ऑफ कोल मंत्रालय क्या करता है, कोल मंत्रालय क्या है कि जितने भी कोयला माइनिंग होते हैं, सप्लाई टू पावर एंड स्टील प्लांट, कोयला माइनिंग होने के बाद जो पावर हाउसेस तक जो कोयला को मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टील प्लांट में कोयले को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कोयले के अंदर आती हैं। वर्क CIL एंड इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कोयले के अंदर आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जितने भी खदानें हैं तो उसकी भी एक मंत्रालय है जो रेगुलेट करती है, रेगुलेट द एक्सप्लोरेशन ऑफ माइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स। माइनिंग में से जो भी एक्सप्लोरेशन जो निकाला जाता है, माइनिंग करके निकाला जाता है, मिनरल्स निकाला जाता है, उसमें से मेटल्स निकाला जाता है, तो इन सभी चीज़ों को जो देख रेख करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस करती है। प्रमोट सस्टेनेबल माइनिंग, जो कि सस्टेनेबल माइनिंग को ये सपोर्ट करती है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनहेंस फूड पैकेजिंग, एग्रो इंडस्ट्रीज एंड वैल्यू एडिशन। फूड पैकिंग के लेकर के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और वैल्यू एडिशन, इन सभी चीज़ों को जो देख रेख करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। जो भी चिप्स और बाकी सारी चीज़ें आप देखते हो, जितने भी फास्ट फूड और एक चीज़ें जो पैकिंग सामान आते हैं, चाहे आप चिप्स देख लो, एक कुरकुरे देख लो, या कुछ जैसे आप चीज़ जानते हो, वो सारी चीज़ जो पैकिंग होती है वो कितना सेफ़ है, क्या चीज़ है,
हर एक चीज़ को वो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखती है। साथ ही साथ जो खाने की वेस्टेज होती है, बूस्ट एक्सपोर्ट मतलब रिड्यूस फूड वेस्टेज, मतलब खाने की जो कमी होती है, मतलब कि जो हमारा खाना वेस्ट हो रहा है उसे कैसे और कम किया जाए, और जो उसे और बूस्ट कैसे किया जाए बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए फूड्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखती है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मतलब जल के बारे में, मैनेज वाटर रिसोर्स को मैनेज करती है। रिवर कंजर्वेशन, नदियों का कंजर्वेशन करना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हर घर तक पानी की सप्लाई करना। तो ये सारी चीज़ें जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करती है, जो कि एक मिशन है जल जीवन मिशन एंड नमामि गंगे। ये इन दोनों के अंदर ये जो दोनों मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स ये बस इतना ही आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस किस मंत्रालय के बारे में जानकारी था, क्या आपने इतने मंत्रालय के बारे में आपको अभी तक जानकारी था या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।